सहस्त्र एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो 19, 20, 21 चैप्टर यानी कि 3 चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले चैप्टर 1 to 18 तक नहीं देखे तो वो मैं सजेस्ट करूँ कि आप पहले उस वीडियो को देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारी जो सारी EVS है वो हमने NCERT के बेस पे की क्लास 3rd की। अगला जो चैप्टर है यानी कि 19, 20, 21 चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 19 है और टाइटल नेम है हमारे साथी जानवर, यानी कि किस तरह मनुष्य और जानवर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है उसके बारे में चर्चा करेंगे इस पाठ के माध्यम से। ये कहानी बताई गई कि यानी कि क्लास में बच्चे पढ़े थे और अचानक की चिड़िया आई और पंखे से क्या हुआ कि उसके और अचानक के बच्चों ने जब देखा तो उन्होंने पंखा बंद किया और चिड़िया को उठाया। चिड़िया को एक बच्चे ने चिड़िया को हाथ में लेकर सहलाया और उसे फिर दूसरे बच्चे ने धीरे धीरे उस चिड़िया को चोंच है उसे कटोरी में डाली ताकि वो पानी पी सके। पानी पीने के बाद जो चिड़िया है उसने धीरे धीरे अपनी जो पंख है वो फड़फड़ाने लगे और फिर बच्चे जो थे वो पीछे की तरफ हट गए ताकि जो चिड़िया है वो, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो चिड़िया है वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही थी और अचानक फिर चिड़िया क्या होती है बाहर की तरफ उड़ गई थी। ये पूरा कहानी के माध्यम से बताया गया है। अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं, यानी कि जो हमारे इसमें पैडागोजिकल टर्म काफी दी हुई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए जो कक्षा में क्या होना चाहिए, बच्चों को जानवरों के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, उनकी जो भावना के बारे में, ताकि जो बच्चे हैं वो उनके प्रति संवेदनशील हो सके और जानवर को किसी भी प्रकार की कोई हानि है वो ना पहुंचा पाए। ये पेडागोजिकल टर्म थी हमारे। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह जानवर और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होता है, तो पूरी कहानी उस विषय में बताई गई है। अगली जो पेडागोजिकल टर्म है वो है हमें जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। ये संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। मनुष्य और जो जानवर है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है और इसके विषय में बच्चों से जानकारी करना बहुत जरूरी होती है, बातचीत करना, ताकि जो बच्चे हैं वो समझ सके कि उनके जो परिवेश में जीवों की जो आपसी निर्भरता है वो किस कारण से महत्वपूर्ण है। इस चीज के प्रति उनमें संवेदनशील जो है वो विकसित हो पाएगा। ये पेडागोजिकल टर्म थी हमारी। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ये जो चित्र के माध्यम से बताया गया है, ये पक्षी का प्याऊ बनाया गया है जो हैंगिंग प्याऊ भी है और ज्यादातर ये जो है ये गाँव वगैरह के शहरों में देखने को, गाँव के शहरों में कस्बों में देखने को ज्यादा मिलता है। तो उसी प्रकार का जो होना चाहिए कि शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होने के कारण यहाँ पे जो पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता, तो उन्हें भी इस तरह के जो हैंगिंग प्याऊ वो बना के लटकानी चाहिए। इस चैप्टर में जो मोस्टली दिया हुआ है वो पेडागोजिकल टर्म ज्यादा दी हुई है। बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करे, इसे बाहर खुले में रखवाए, जिससे बच्चे जो है वो पक्षियों को नजदीक से देखेंगे और उनके बारे में बहुत सी बातें जानेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट्स में बताया गया है पेडागोजिकल टर्म में कि अगर बच्चे जो है वो पक्षी का प्याऊ बनाएंगे, बनाने में टीचर को मदद करनी चाहिए, जैसे ये दिया हुआ है कि हैंगिंग प्याऊ सा, और इससे उसे बाहर के खुले वातावरण में रखना चाहिए जिससे कि पक्षी है वो आप आकर पानी पिए। जब वो पानी पिएंगे तो बच्चे कहेंगे उसका नजदीकी से बारीकी से अवलोकन करेंगे और जानवरों के बारे में, पशु पक्षी के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जिस तरह से मनुष्य पानी के पे निर्भर रहता है, उसी प्रकार जो पशु पक्षी जानवर उन्हें भी पानी की कितनी जरूरत होती है। तो इसके विषय में जो है वो जानवरों के प्रति संवेदनशीलता भी बच्चों में विकसित हो पाएगी और जानवर के बारे में बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे। बच्चों से ये चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। यानी कि जब भी क्लास में बताया जाए कि पशु पक्षियों के बारे में अगर चर्चा होती है, अध्यापक चर्चा करवाए, तो पशु पक्षियों को छूने का जो अर्थ है वो होता है कि उन्हें प्यार से सहलाना होना चाहिए। किसी भी प्रकार से जो पशु पक्षी उसे सताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं क्लास में शरारती होते हैं, पशु पक्षियों को सताते हैं, तो इसके बारे में बच्चों से वो डिस्कस करना चाहिए कि जो पशु पक्षियों से हमें किसी प्रकार से सताना नहीं चाहिए।
और अगले प्रस्तुत चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी बताई गई है, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं हम। प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है, यानी कि किस तरह मनुष्य और जानवर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर संतुलन स्थापित करते हैं, उसके बारे में पूरी कहानी के बारे में बताया गया है। और बच्चों को ये बात जो है वो सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी होता है हर चीज के बारे में। ये पेडागोजिकल ग्रंथ के अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ये कहानी दी गई है रानी का बाग। रानी के बाग से माली जो है वो आम के टोकरे लाए, और फिर जो रानी थी वो खुश हो गई कि इतने सारे आम, बहुत खूब। तो फिर उसने क्या किया, महारानी जी अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे भी दुगने होते हैं। तो रानी थी वो दुखी हो गई, यानी कि वो गुस्सा करने लग गई। क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? तो फिर उसने क्या कहा, उसने जो माली था उसने बोला कि गलती हो गई महारानी जी, हमने जो किसी भी पक्षी को नहीं आने दिया था। तो वो गुस्सा, फिर अगले साल फिर आम जो थे फिर उन्होंने आम लगाए थे, और फिर क्या हुआ था कि पहले से भी कम आम, यानी कि जो आम हुए थे वो पहले से भी कम थे। तो महारानी जी ने कहा कि जो तुमने पक्षियों को फिर बाग में आने दिया, रोका नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, फिर जो माली था उसने कहा महारानी जी एक भी पक्षी नहीं आया था, और पर इस बार क्या हुआ था कि जो फलों में कीड़े लग गए थे। पक्षी होते हैं वो कीड़ों को खा लेते हैं और इतने फल खराब नहीं होते। तो उसने बताया माली ने कि अगर पक्षी होते हैं तो वो कीड़ों को खा लेते और जो इतने जो खराब हुए हमारे फल वो खराब भी नहीं होते। तो पूरी कहानी के माध्यम से बताया गया कि किस तरह जो मनुष्य और जानवर है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। अगला जो लेसन है हमारा 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइटल है बूंद, इसके बारे में डिस्कस। जो बूंद बूंद से कहानी दी गई है वो राजस्थान में दी गई है। राजस्थान की कहानी बताई गई है जो एक रेगिस्तानी इलाका है। ये चित्र के माध्यम से समझते हैं कि महिलाएं जो है वो घर का कामकाज करने के लिए दूर दूर से पानी लाती है मटकों में भर भर के, नदियों से, तालाबों से, कुओं से। तो उसके बारे में बताया गया। इतनी तेज धूप में, गर्मी में महिलाएं काम करने के लिए भी पानी इकट्ठा करती हैं। पेडागोजिकल ये ड्रामा में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया है। लिंग भेद से जुड़ी बातें, समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। यानी कि जिस तरह ये महिलाएं हैं पानी का काम करने के लिए वो दूर दूर से पानी भर कर लाती है मटकों में। तो ये जो काम में जरूरी नहीं है कि ये महिलाएं करें, ये पुरुष भी कर सकते हैं। यानी कि अगर महिलाएं किसी काम में व्यस्त है तो पानी के लाने का काम जरूरी नहीं है कि महिलाएं का हो, तो पुरुष भी पानी भर सकते हैं। यानी कि कोई भी काम जो है पुरुष और महिला दोनों समान रूप से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी जो घर के काम है वो महिलाएं का है। इस विषय में चर्चा करवाना बहुत जरूरी होता है बच्चों के साथ, ताकि जो लिंग भेद की जो भावना है, विषमता है, वो मिट सके। और लिंग भेद के प्रति संवेदनशीलता भी विकसित करना जो है वो छोटी क्लास से ही नींव डालनी बहुत जरूरी होती है बच्चों के अंदर। ये पेडागोजिकल ड्रामा है। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं, यानी कि सारे चैप्टर हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो कंटेंट है पेडागोजिकल ड्रामा। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है कि कुछ लोग जो है, अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। राजस्थान में क्या होता है कि कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ये जो खास तरह से किया जाता है, यानी कि जो पानी इकट्ठा किया जाता है ये खास तरीके से किया जाता है। तो टाका क्या होता है कि आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं और टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। जैसे ये टाके को ढक्कन से बंद कर दिया है। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलबा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का जो पानी होता है नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो सके। और छत की जो नाली है, नाली पर जो जाली है वो लगा देते हैं, जिससे कूड़ा और कचरा जो है टाके में ना जा सके। ये जो पानी होता है ये पानी साफ करके पीने के काम भी आता है। जिस तरह ये राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, छत पर ये पूरा बनाया गया है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो काफी समय के लिए पानी का यूज कर लेते हैं और जो बारिश का पानी होता है उसका सही तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है वो पूछ भी लिया जाता है कि जो राजस्थान के लोग हैं वो किस तरीके से पानी को सेव करके रखते हैं, तो टके के द्वारा सेव करके रखते हैं। इसके बारे में भी हम जो है क्वेश्चन पूछा गया था, हम बता सकते हैं। अगर पानी जो इकट्ठा करने की राजस्थान में एक विधि दी गई है
टके के द्वारा। तो इसमें क्या होती है, अगर इसी तरीके से क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है, बच्चे जो है उनके जो अपने अनुभव होते हैं, वो उसका जो ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान, उनके जो बाहर के परिवेश से होते हैं उससे जोड़कर पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चे समझ पाए कि हमारे परिवेश में क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। और जो कक्षा का ज्ञान है वो सिर्फ कक्षा में क्लास में बैठकर ही नहीं दिया जाना चाहिए, बाहर के जो अनुभव होते हैं उसके विषय में भी चर्चा करवानी चाहिए, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसे चित्र के माध्यम से बताइए कि बूंद बूंद से हम कितना पानी इकट्ठा कर लेते हैं, चम्मच के माध्यम से बूंद बूंद से हम कितना चम्मच भर सकते हैं, कितनी बूंद से हम कटोरी भर सकते हैं। ये पानी अलग अलग पानी इकट्ठा करने का स्रोत बताया गया है कि किस किस चीजों में हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं। अगर नल से जब बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि जब हम नल खुला छोड़ देते हैं यानी कि टंकी को, तो एक एक बूंद बूंद करके पानी कितना सारा वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हमें पानी की जो ये पेडागोजिकल टर्म, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहां लोग पानी की बचत करने व उसके द्वारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसे वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाए तो पानी सबका साझा है, ये बात वे समझ पाएंगे। यानी कि जो बताई गई, जैसे जिस तरह राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज किया गया था एक खास तरीका, जहाँ पानी की किल्लत होती है तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो पानी का ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो एक पानी से वो कई तरीके के काम करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। किस तरह वो एक ही काम का अलग अलग एक ही पानी से कितने सारे वो काम कर लेते हैं। और जब बच्चों को इस पाठ के माध्यम से बताएंगे कक्षा में, तो बच्चे पानी की किल्लत को समझ पाएंगे और पानी सबका साझा है इसके बारे में और संवेदनशील हो पाएंगे। ये पानी सबके लिए बहुत जरूरी है। पानी को हमें सेव करके रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। बिना मतलब के पानी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये पेडागोजिकल टर्म से अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे ये चित्र के माध्यम से बताया गया है कि ये महिलाएं ये पानी लेके मटकों में जाती है, फिर उसके बाद क्या करती है, मटके में पानी लेके आई, उसने खाट पर बैठ के नीचे कुछ बर्तन रख दिया कि पानी से मटके से नहा रही है, और पानी गंदा भी नहीं हो रहा, सीधा बर्तन में जा रहा है, और उसी पानी को उन्होंने दूसरी चीज में इस्तेमाल कर लिया कि वो अपनी उसी पानी से अपनी गाय को भी नहला रही है, और गाय को नहलाने के साथ ही वो पेड़ पौधों को भी पानी दे रही है। यानी कि एक पानी से वो 3 काम एक साथ कर रही है, यानी कि पानी की बचत कर रही है। वहीं दूसरे शहरों में जब पानी बहुत रहता है और जहाँ किल्लत नहीं होती पानी की, तो वो ये इन 3 काम को करने के लिए अलग अलग पानी का प्रयोग करते हैं। मगर इस महिला ने जो किया था, इस महिला ने तीनों काम के लिए एक ही पानी का इस्तेमाल किया, तो पानी की बचत की थी। तो इसके विषय में बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है, बच्चों के साथ, कि पानी का हमें ज्यादा से ज्यादा जो है बर्बाद नहीं कर, किस तरह हम पानी को बचत कर सकते हैं। जैसे बताइए, फल सब्जी धोना है, धोने के बाद हम जो पानी बचा उसे पौधों में हम डाल सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, तो और इसके बारे में बताया गया है। तुमने पानी के बार बार इस्तेमाल के कुछ तरीके सुझाए, यानी कि जो हमने पाठ के माध्यम से देखा पूरे लेसन में कि यहाँ पे पानी का जो इस्तेमाल है अलग अलग तरीके बताए गए थे, किस तरीके से हम पानी को सेव करके रख सकते हैं। ये तरीके क्या होते हैं कि जो लोग ज्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं, जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, पानी की कमी रहती है। जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, जानते हो पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी को बेकार कर देते हैं। ऐसे बड़े बड़े शहरों में होता है, लोग पानी को बर्बाद कर देते हैं और टंकी को भी खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी बूंद बूंद करके कितना सारा टपक जाता है, जैसे हमने चित्र के माध्यम से देखा था। सोचो कितना अच्छा हो अगर पानी सभी को मिल पाए, तो पानी सबका साझा है, इसके बारे में भी बच्चों को संवेदनशीलता जो वो विकसित कर पाएंगे। और पानी सबके लिए जरूरी है, वो भी उनके विषय में बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। अगला जो पॉइंट है, ये हाईलाइट मैंने आपके लिए कर दिया है। इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। जिस तरह पाठ के माध्यम में बताया गया था, चित्र के माध्यम से, कि महिलाएं मटके में पानी लाती है, उसी पानी से नहाती है, फिर वो पानी बर्बाद नहीं होता, उससे वो अपनी गाय को नहलाती है, पेड़ पौधों को नहलाती है, यानी कि एक पानी से वो 3 काम कर देती है।
और ये चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में भी सहायक हो सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं कि पानी हमें बर्बाद नहीं चाहिए, एक पानी को हम कितनी सारी जगह यूज कर सकते हैं। और इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना और उन सुझाव को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। और बच्चों के जो अपने अनुभव है कि पानी को हम किस तरह सेव कर सकते हैं और उनका जो सुझाव है वो भी क्लास में अध्यापक को सुनना चाहिए, ताकि जो सुझाव वो जीवन में बच्चे अपना सके और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि पानी का जो इस्तेमाल है हम सही ढंग से करें और पानी जो है वो पानी सबका साझा है, इसके बारे में तो बच्चों को संवेदनशीलता से विकसित कर पाए। इस चैप्टर में बस इतना ही था। चर्चा जो दिया गया था वो हमारा पेडागोजिकल टर्म दिया गया था। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो लेसन नंबर है, लेसन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइटल जो है तरह तरह के परिवार, इसके बारे में देखते हैं। इसमें बस ये याद रखना कि एकल परिवार, संयुक्त परिवार है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पेडागोजिकल टर्म दी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सभी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए समझेंगे। जैसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें समूह में रहना पसंद है या फिर अकेले रहना पसंद है, इसके बारे में भी हम चर्चा करवा सकते हैं बच्चों से। और ग्रुप में रहने वाली जो संख्या वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये पेडागोजिकल टर्म थी हमारी। अगले पॉइंट्स की तरफ आते, जैसे ये एक परिवार क्या, इस परिवार ये एकल परिवार, इसमें माता पिता और 2 बच्चे इनके रहते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। ये पेडागोजिकल टर्म है हमारी, काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पार्ट 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवार में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। यानी कि जो परिवार के बारे में बताया गया है कि किस तरह एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होते हैं, उनका रहन सहन दोनों तरीके से तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो बच्चे जो है वो परिवारों की विविधता के बारे में भी जान सकेंगे और जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे। और बच्चों से क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है कि उनके जो किस परिवार में रहते हैं, यानी कि उनके परिवार में कौन कौन रहता है। इससे जो परिवारों की विविधता है बच्चों में वो भी विकसित कर पाएंगे और परिवार के प्रति संवेदनशीलता भी बच्चों में विकसित हो पाएगी। तो पेडागोजिकल टर्म दी हुई है। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। जैसे ये बच्ची दी है तारा नाम की, वो अपने दादी दादा के साथ रहती है। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतें जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत जो है वो बड़ी संवेदनशीलता से की जानी बहुत जरूरी होती है। उनसे होने वाले जो हानिकारक प्रभाव होते हैं कक्षा में चर्चा करवानी भी जरूरी होती है। और इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी चर्चा अवश्य करें। यानी कि जैसे बताया गया है कि कुछ परिवार में होता है नशीली दवाई की आदत होती है, मादक जो दवा होती है उनकी लत करने की आदत पड़ जाती है। तो अगर बच्चे ऐसे विषय में बताएं तो उनकी जो बातें अध्यापक को बहुत ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, और ताकि वो नशीली और मादक जैसे सेवन जो उनके लिए हानिकारक होते हैं उनका प्रभाव वो बता सके कि नशीली दवाई करने से ये प्रभाव पड़ता है, इसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो बच्चों में क्या होगी कि संवेदनशीलता विकसित हो पाएगी सही तरीके से। और जो सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ पे भी जो नशीली दवाई है उसके विषय में भी चर्चा की जानी चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों जैसे नशीली दवाओं की लत होती है जिन्हें के बच्चों में भी ये लत पड़ जाती है। यानी कि जब परिवार को करते हुए देखते हैं नशीली दवाओं का सेवन हो गया, दारू पीना हो गया, सिगरेट पीना, जैसे गांजे का प्रयोग करते हुआ, तो वही लत क्या होती है कि बच्चे देख देख के बच्चों में भी ये लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में से या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि जो समय पर उनकी जो ये लत है वो छुड़वाई जा सके। यानी कि कक्षा में अगर अध्यापक दे सकता है कि किसी बच्चे में ऐसी कोई व्यवहार दिखाई दे रहा है नशीली दवाओं का सेवन करने का, नशीली दवाई का जो सेवन है वो उसका जो दुरुपयोग है वो समझ पाए कि क्या प्रभाव डालता है नशीली दवाई का सेवन। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अगली जो पेडागोजिकल टर्म है वो है हमारी पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। जैसे हमने पाठ के माध्यम से बताया गया कि एक एकल परिवार होता है, दूसरा संयुक्त परिवार होता है। तो जैसे एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते हैं, और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दादा दादी रहते हैं, माता पिता रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं,
तो बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों में जो एकल परिवार, संयुक्त परिवार की जो विविधता है, वो बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और बच्चों से क्लास में चर्चा करवा सकते हैं कि उनके परिवार में कौन-कौन से लोग रहते हैं और किनसे वो क्या चीज़ सीखते हैं और किस व्यक्ति से वो ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, किस व्यक्ति की ज़्यादातर चीज़ें उन्हें पसंद है। तो बच्चे जो है अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान पाएँगे, उसके साथ ही अपने परिवार को समझ भी पाएँगे और परिवार की विविधता के बारे में भी संवेदनशीलता विकसित हो पाएगी बच्चों में।